नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं और इसी दौरान हरियाणा में भी बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी, जेजेपी और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए। वह इसी दौरान हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी चंडीगढ़ में हुई, जिसमें तय हुआ कि बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा के गांवों में जाएंगे, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और इसके साथ ही विपक्ष को घेरने की भी कोशिश होगी। बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस अगर बात करें तो तीनों कृषि कानूनों पर भी रहेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी, जेजेपी नेताओं को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी ने की है यह खास तैयारी, लेकिन यह किस पर पड़ेगी भारी, यह देखना दिलचस्प होगा। वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित हुई इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सीएम मनोहर लाल के अलावा कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े। बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी, जिसमें अहम यह रहा कि बीजेपी के 2 दर्जन दिग्गज नेता फील्ड में कमान संभालेंगे, जिसमें विपक्ष की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी होगी। कृषि कानूनों को लेकर जनता के बीच जाकर संवाद किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों के बीच रखा जाएगा। वहीं कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जनता से फीडबैक लिया जाएगा। यानी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के नेता फील्ड में जाकर माहौल तैयार कर कार्यक्रमों का विरोध करने वाले लोगों को करारा जवाब देंगे। तो आज बीजेपी के दिग्गजों की तैयारी को लेकर सवाल आपका में मंथन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिन पर बात होनी जरूरी है। इन्हीं सवालों को लेकर खास बातचीत करेंगे। सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। अनुभवी नेताओं को कमान दी गई है, कितनी बेहतरी से कमान संभालेंगे 25 दिग्गजों की तैयारी। विपक्ष पर क्या भारी पड़ेगी, दिग्गज संभालेंगे कमान, कृषि कानूनों पर क्या होगा घमासान, ये बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। इन सवालों को लेकर आपके मन में भी अगर कुछ बात है तो आप भी अपने इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो मेहमान जुड़ते हैं वो आपके अपने मेहमान होते हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछें सलीके से, बड़े बेहतर तरीके से, और जो एक मर्यादा होती है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मंच आपका है और इस मंच का कोई भी दर्शक, कोई भी ऐसा व्यक्ति दुरुपयोग ना करे जिससे आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को हम दरकिनार करें। इसलिए जरूरी है कि आप बड़े ही एक सज्जनता के साथ अपना सवाल करें और जिस भी पार्टी के नेता से, प्रवक्ता से अपना सवाल पूछना है तो आप उस तरीके से सवाल पूछें। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नंबर पे कॉल करें तो उससे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत नैतिकता के साथ सवाल पूछा है। मेहमान कोई भी हो वो आपका अपना मेहमान होता है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय में आपसे करा देता हूं। बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। मुकुंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं सबसे पहले चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हो, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आप जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आम जन के बीच जाना बेहद जरूरी है और सरकार की जो कार्यशैली है, जो नीतियां हैं, उनको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर मंथन हुआ। वो कैसे मंथन हुआ, क्या मंथन हुआ और उसको लेकर रणनीति क्या रहेगी आम जन तक जाने की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जनता के बीच, आम जन के बीच निरंतर रहता है। और हम गर्व से ये बात कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका जमीन तक, बूथ तक व्यवस्थित कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, तो उनके माध्यम से और शिखर के हमारा नेतृत्व भी वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। कल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही कि जो कार्य, श्रेष्ठ कार्य, उत्तम कार्य, ऐसे अच्छे काम जो पूर्व की कोई सरकार न कर पाई और कुछ लोगों की तो सोच भी वहां तक की नहीं थी, उन कार्यों को हमें और अधिक आग्रह के साथ अपने अपने बूथ, अपने अपने मंडल, अपने अपने नगर, जिला, सब स्तर पर नई ऊर्जा के साथ, नए अंदाज में
लेख जाना है, इसका जो है मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना अब धीरे धीरे जो है कोरोना कम हो रहा है, तो अब आम जन के बीच समूची सावधानियों के साथ, सभी सावधानियों के साथ हम अब अधिक ऊर्जा के साथ जाएंगे। लेकिन एक और जो बात उन्होंने कही, जिसको अंडरलाइन किया, कि जब कोरोना का संकट चरम पर था, चाहे वो पहली वेव हो चाहे वो दूसरी वेव हो, जहां दूसरी पार्टियां, हमारे जो राजनीतिक विरोधी है, वो कहीं न कहीं एकांतवास पर चले गए थे, केवल कुछ जहां वहां कुछ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित थे, आलोचनाओं तक सीमित थे। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी धरातल पर काम कर रही थी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, चाहे रसोई संचालित करके उन अस्पतालों में जहां केटरिंग नहीं है, जहां भोजन की सुविधा नहीं है, वहां कोरोना के उपचाराधीन मरीजों को भोजन पहुंचाने की बात हो, कोरोना के से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की बात हो, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने की बात हो, अलग अलग स्थानों को सैनिटाइज करने की बात हो, ये सारे काम कोरोना काल में हमने किए। ये चौहान साहब, आपने एक बात कही, आपने एक बात कही, बीच में मैं आप थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपने ये बात कही कि बहुत बेहतरी के साथ इन सारे कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाना है। तो इस दौरान आपके सामने चुनौती क्या रहा? कोरोना संकट चुनौती रहा, या फिर जो किसान आंदोलन के नाम पर विरोध हो रहा है ये चुनौती रहा? नहीं रहा। देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाने पर लगे हुए हैं, ये तत्व अब धीरे धीरे आपको सामने आ गए, पहचान हो गई है। कोई कांग्रेसी है, कोई वामपंथी है, कोई अलगाव की भाषा बोलने वाला है। ये लोग सरकार के खिलाफ पहले भी किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी रूप में अपनी बात कहते थे। अब की बार उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किसानी का चोला ओढ़ करके, किसान की ओढ़नी ओढ़ करके सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वो हमले किए जिनका कोई तुक बनता नहीं था। तो वो आंदोलन अपना काम आंदोलनकारी कर रहे हैं, आगे करते रहे। हमें उनके प्रजातांत्रिक अधिकार पर बिल्कुल हमला नहीं करना है, लेकिन निश्चित तौर पर उनको बेनकाब हम करेंगे पक्के तौर पर। अब तक भी किया है और धीरे धीरे वो बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। साफ तौर पर वो ये कहने लग गए कि 370 से धारा से किसान परेशान है। आपने महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत को, महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र को ये कहते सुना, किसान धारा 370। चलिए, थोड़ा सा आवाज में मुझे तकनीकी दिक्कत हुई है। दो दर्शक मेरे साथ है। चौहान साहब, आपके पास लौटूंगा, दर्शकों का कॉल लेके फिर बालमुकुंद जी आपके पास आ रहा हूँ। करीम खान है मेरे साथ मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी समझे साहब, नमस्कार जी। नमस्कार करीम खान जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि परिपक्व नेता और भारी पड़ने वाले नेता की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी हमारे यहाँ पे तमाम गेहूं की फसलें रखी हुई पानी में भीग रही है। अगर परिपक्वता इनमें होती और ये उसके तरफ जागरूक होते तो उसके इंतजाम करते। रही बात, इनको विपक्ष को फाइट देने में जितना संलग्न ये हो रहे हैं, उतना शिक्षा के ऊपर देते बच्चे 2 साल से बैठे हुए हैं। और रही बात देश को चलाने की, ये देश को चलाने का काम करें। पहले देखें कि विदेशों में क्या नीतियां हैं, क्या व्यवस्था है, क्या सारा इंतजाम हुआ है। ये चातुर्बुद्धि से चौहान साहब जवाब तो दे देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की भलाई के लिए भी इनको अच्छे परिपक्वता से सोचना चाहिए। जी करीम खान जी, बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि एक बार तकनीकी दिक्कत को दूर कर लिया जाए। एक दर्शक और है मेरे साथ, दिनेश नरवाना से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी। ऐसा है जी, मेरा प्रोफेसर साहब से बीजेपी वाला से सवाल है जी। ऐसा है जी, 2000 और 2001 के अंदर 5 कारपोरेशन ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बंद की थी जी।
उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार ने उन सबको एक लेटर के तहत सबको दोबारा नौकरी पे रख लिया, लेकिन अच्छे तरीका उन्होंने भी नहीं करा। पिछला सब कुछ खा के नए तरीके दे दिया। अब अपनी एक खट्टर सरकार है जी, इसने सिर्फ एक उस 5 कारपोरेशनों में से सिर्फ एक कारपोरेशन को, जिसका नाम MITC है, उसको मानदेय दे दिया उसके कर्मचारियों को 11-11 हजार रुपए, और 4 कारपोरेशनों को इन्होंने दिया नहीं। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने पास कर रखा जी वो सबको, भाई सारी कारपोरेशनों को दो अपने उसमें वो फाइल के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें भी मिलेगा। उन्होंने हमारे को रोहतक में कहा कि आपको भी मिलेगा, मगर ठीक है जी। उसके बाद वो बात खत्म हो गई जी। उनकी तो देनदार के 6 महीना था, मानने दिन नहीं, हमारा कसूर के है जी, हम भी हरियाणा के यहाँ 4 कारपोरेशनों को दे नहीं रहे, एक को कारपोरेशन को ये देन लग रहे हैं। अच्छा जी, हम ये पूछ रहे हैं इनसे, जब एक कलम से और उसमें लिखा है अपने मुख्यमंत्री जी ने 309/21/6 के बाद इस लेटर के तहत जो भी लगे थे उन सबको दिया जाए, लेकिन ना जी उसमें सिर्फ एक MITC को दे दिया। एक खुल्लर था जी, वो मेरा निकी गड़बड़ी कर गया, मतलब CM साहब की बात को भी इग्नोर कर दिया। और अब जो मिले हम जी, मूलचंद शर्मा जी ने बोला गलत काम नहीं होगा, तुम्हें भी मिलेगा। अनिल विज से मिले, उन्होंने भी कहा भाई तुम्हें मिलेगा। डिप्टी CM से मिले, उसने भी कहा नहीं भाई तुम्हें जरूर मिलेगा। देगा कौन जी, के यू प्रोफेसर साहब इतना बड़ा बटाला बैर के सिर पे बैठ गया है। ठीक है दिनेश जी, मैं चाहूंगा कि कौन कैसा बैठेगा ये आप लोग तय नहीं करेंगे। आपका सवाल ठीक है, आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ मेहमान के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो आपके अपने मेहमान होते हैं, और उनसे आप सवाल पूछें। उनकी व्यक्तिगत वेशभूषा कैसी है, उनका बोलचाल कैसा है, उनका तौर तरीका कैसा, उस पर न जाकर उन्होंने जो सवाल आपने किया उसका जवाब कैसा मिलता है ये महत्वपूर्ण है। बालमुकुंद जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो हम बात आज कर रहे हैं ये उस मसले को लेकर हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई एजेंडों पर बातचीत हुई, जिसमें सबसे अहम यह है कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार के नेता कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और जो आरोप लग रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष की कार्यशैली जो है वो किसान के नाम पर इस प्रकार से लोगों को बरगलाने की है, और उसका मुंह तोड़ जवाब हमें देना है। और अभी आपने चौहान साहब को सुना भी। देखिए, विषय काम पर आएगा। हमारा प्रजातंत्र में जिम्मेवारी सरकारों की जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम करना जो सुविधाएं जनता को प्रदान करते हैं, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उसी विषय पर आते हैं। इस तरीके से मैं आपको लगातार काम गिनाऊंगा हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। हमने 4 पावर प्लांट बनाए हरियाणा में, खेतगढ़ बनाया, खानपुर कला बनाया, जांडी बनाया, यमुनानगर बनाया। हमने रेल लाइन जींद से दिल्ली वाया सोनीपत, रोहतक से रेवाड़ी, दिल्ली से सिरसा वाया हिसार और रांची। हमने नेशनल हाईवे को जोड़ते हुए पानीपत से वाया गोवाना, रोहतक, रेवाड़ी, कोटपुतली राजस्थान बॉर्डर पे मिलाया, दिल्ली से हिसार सिरसा राजस्थान बॉर्डर पे मिलाया, और दिल्ली से वाया जींद हमने पंजाब बॉर्डर पे मिलाया। हमने 19 यूनिवर्सिटियां बनाई। 19, मैं आपको कुछ के नाम गिनाता हूँ और उसके तहत 19 के भी मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप बात रखें। विश्वविद्यालय था, उनको 1 घंटे का कार्यक्रम बनाया, आधे घंटे का कार्यक्रम है। बालमुकुंद जी, हमने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई, नीलम यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी साइंस सिटी बनाया, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क बनाया, और हमने जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरीके से 19 हमने यूनिवर्सिटियां बनाई। पूरे हरियाणा में मनरेगा को पूर्ण रूप से हमने लागू किया ताकि गरीब से गरीब मजदूर आदमी को काम मिले, 100 दिन का रोजगार मिले। पूरे हरियाणा में हमने लागू किया। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दुरुस्त रखी हमने। बदमाशों ने हरियाणा में कांग्रेस के शासन में या तो पलायन कर दिया, या वो अंदर चले गए, या वो भगवान को प्यारे। काम करने का तरीका मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए 6। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात जो करती है, वो किसान पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हैं, और वो किसान ना तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने देते करनाल में, ना वो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने देते उचाना में, और ना ही मुख्यमंत्री के कई प्रोग्राम होते। इनके केंद्रीय नेतृत्व को ये कहना पड़ा अमित शाह ने
कि भाई आपको जनता में जाकर के पब्लिकली कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनके दो विधायक, खासकर जेजेपी के रामकरण काला और बबली, उन्होंने प्रोग्राम करने की कोशिश की, किसानों ने उनका बहिष्कार किया और उन्होंने फिर सरेआम माफी मांग करके लेकिन माफी भी बाल मांगी। तो आरोप आज भी बीजेपी जो आप पर लगा और रही तब जाकर के वो अपने घर बैठे हो, ये जो प्रोग्राम आरोप है समाज बाल मुकुंद जी, आरोप सुनिए मैं बता रहा हूँ, आप जवाब देंगे। देखिए मैं थोड़ा सुनिए, मैं वक्त दे रहा हूँ। बाल मुकुंद जी ऐसे, बाल मुकुंद जी ठीक है, सारी बातें जानते हैं, ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके, लेकिन आरोप जो है वो कांग्रेस पे क्यों लग रहा है? आप लोगों पर ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप सब इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसान अब नहीं है, पहले किसान थे। ये आरोप क्यों लगता है कांग्रेस पे? देखिए, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सत्ता संभाली हरियाणा में पिछले 6-7 साल से 3 बार हरियाणा जल चुका है, सेना बुलानी पड़ी। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस का भी लंबा शासन रहा, दूसरे भी दलों का शासन रहा, कभी मिलिट्री नहीं बुलानी पड़ी। पहली बार मिलिट्री बुलानी पड़ी इनके बीजेपी के शासनकाल में, क्योंकि ये बंटवारे की राजनीति करते। जिस तरीके से मैं लगातार बोल रहा हूँ, इनको आप मौका दीजिए, ये बताएं कौन सी ऐसी जगह जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो, शिलान्यास भी इन्होंने किया हो। कोई एक ऐसी बिल्डिंग बताएं। जिस तरीके से मैंने आपको गिना दिया कि भगत फूल सिंह महिला विद्यालय एक गुरुकुल था, उन्होंने उसको मेडिकल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी महिला विश्वविद्यालय बनाया। इसी तरह छोटूराम साइंस सिटी हमने सोनीपत में बनाई, हम 19 नीलम यूनिवर्सिटी कैथल में बनाई, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हमने जींद में बनाई, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई। ठीक है, हम इस तरीके से काम गिनाते हैं, आप ये लोग काम गिनाएं। हाँ। ये बताएं, मैंने जैसे आपको नेशनल हाईवे का जिक्र किया, सब नेशनल हाईवे 4 लेन बनाए, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया, पूर्व से पश्चिम को जोड़ दिया। बाल मुकुंद जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि आप लोगों पर, आ रहा हूं चांद साहब, आप लोगों पर ये आरोप क्यों लग रहा है कि आप लोग इस किसान आंदोलन को रंग दूसरा दे रहे हैं? इसका जवाब मैं चाहूंगा, छोटा सा जवाब दे, फिर 2 दर्शक मेरे साथ, फिर चांद साहब के पास चलेंगे, जवाब लेंगे। शमशेर जी, विपक्ष में होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारी ये ड्यूटी है कि कोई भी दबा हुआ व्यक्ति, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी का आदमी या कोई भी गरीब आदमी जिसकी पहुंच शासन तक सीधी नहीं है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ये अकेले किसान का मुद्दा नहीं है, किसान का, मजदूर का, कमेरे का, कोई भी व्यक्ति। हाँ, हम किसानों का साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, सड़कों पे उनका साथ। ठीक है मुकुंद जी, समझ गया मैं जो आप कहना चाहते हैं। मेरे साथ दिलबाग एक दर्शक है भिवानी से, उनका कॉल ले लेते। दिलबाग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी दिलबाग जी, कहिए। मेरा सवाल ये है जी, हमें 1983 पीटीआई 2010 में लगे थे और मुख्यमंत्री ने हमारे को 6 अक्टूबर को आश्वासन दिया था मीटिंग में कि आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और उस बातों को अभी लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और आज तक हमारे को जो समायोजित नहीं किया गया, जबकि हम निर्दोष थे। कोर्ट ने भी हमारे को निर्दोष माना, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमारा कोई दोष नहीं था। लेकिन सरकार 2 पार्टियों के बीच में उलझने के कारण हम निर्दोषों को सजा मिली और दोषी को कोई सजा नहीं मिली। आज तक जो है ना, हमारा आंदोलन 1 साल और पूरे 10 दिन हो चुके हैं। हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरनों पर बैठे हैं और सरकार के कानों पर कोई जू नहीं देंगे आज तक। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि हमारे लगभग 70 साथी इस कोरोना में और इससे पहले भी गुजर चुके हैं, तो कोई न कोई समाधान है, हमारे 1983 पीटीआई का समाधान करे। ठीक है, ठीक है दिलबाग सिंह जी। बलजीत पंचकुला से, बलजीत जी स्वागत है आपका। बलजीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? बलजीत सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ जी सर, पहुंच रही है। जी बोलिए सर। मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ, मेरे पास 2 बिस्वे का प्लॉट है। जी हेलो जी, बोलिए, समस्या बताइए। मेरे पास 2 बिस्वे का प्लॉट है सर। चलिए बलजीत जी, शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपने अपने टीवी सेट की आवाज कम नहीं की है। हम लगातार दर्शकों से अनुरोध करते हैं, अपना सवाल पूछे तो टीवी सेट की आवाज कम करते हैं। बहुत धन्यवाद चौहान साहब। कई सारी बातें हुई हैं इस दौरान। ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि विकास कार्यों को लेकर, जैसे अभी बाल मुकुंद जी बात कर रहे थे, दूसरा किसानों को लेकर बात हुई कि इसमें हम किसानों के साथ जाएंगे, इसमें हमें दिक्कत क्या है? राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा अधिकार बनता है उनके साथ खड़े होना। तो फिर ऐसे में इस आंदोलन को ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये सारे का सारा आंदोलन जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है? शुरू में तो हम देखते थे कि इन्हीं किसानों के साथ, इन्हीं नेताओं के साथ हम बात कर रहे थे, सरकार बात कर रही थी,
उसी दौरान भी बातें निकलकर सामने आई थी कि इसमें कुछ खालिस्तानी लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो देश को, समाज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उन बातों में आज थोड़ा सा और विस्तार हो गया है, अब उसमें विपक्ष भी शामिल हो गया है। देखिए, पहले विकास की बात कर लेते हैं। बाल मुकुंद जी ने कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम पढ़ के और एक लिस्ट सी पढ़ के ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने इतना कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में जो काम हुए, जो धरातल पर हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी को ये ध्यान रहना चाहिए कि हमने कभी डिनाई नहीं किया। अगर उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई और वो दिखाई देती है, मान लीजिए मैं मना भी करूंगा कि वो नहीं है, तो क्या वो गायब हो जाएगी? बाल मुकुंद जी, आपके शासनकाल में जो अच्छे काम हुए और जो काम हुए जो दिख रहे हैं, उसको हम कभी डिनाई करते नहीं, और अगर हम डिनाई करें तो भी वो हैं, इसलिए उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा लगता बाल मुकुंद जी साथ में ये भी कहते कि भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के कार्यकाल में ढेर सारे नए और ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने दिखाई देते हैं। ये हम कह रहे हैं कि जो इन्होंने किया उसके लिए हमारी आंखें खुली है, दिल भी खुला है, लेकिन ये इतने छोटे दिल के लोग हैं कि इनको आंख खोल करके, कान खोल करके हमारे किए हुए काम देखने। बाल मुकुंद जी प्लीज, हमारे किए हुए श्रेष्ठ काम, इसमें प्लीज में बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं पंडित जी? प्लीज, आपकी बारी में मैं बोला नहीं था। बाल मुकुंद जी को जिगरा बड़ा करना चाहिए, और हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए हैं अब तक, हमने उसकी विधिवत एक विस्तृत पुस्तिका जारी की है। हम समय समय पर उसकी सूची जारी करके आपके समेत सभी हरियाणा वासियों को बताते रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, परिश्रम करके उस लिस्ट को पढ़ लीजिए। वो आपके द्वारा इस चैनल के सीमित समय में बघारी गई शेखियों से ज्यादा लंबी है। मैं एक वाक्य में केवल इस बात को समाप्त करना चाहूंगा कि 4000 करोड़ की लागत से 165 प्रोजेक्ट मनोहर जी की सरकार में कंप्लीट हुए हैं। 292 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं जिन पर काम चल रहा है। उसमें सब तरह के प्रोजेक्ट हैं। मनोहर जी की सरकार ने नौकरियों के मामले में जो पारदर्शिता ला करके दिखाई, क्षेत्रवाद, जातिवाद, झोलावाद, खर्ची और पर्ची सिफारिश के सिलसिले को समाप्त कर दिया। मेरिट पर नौकरी मिलती है। बिल्कुल ये देखा नहीं जाता कि कोई बाल मुकुंद जी का बेटा है या वीरेंद्र सिंह चौहान का भतीजा है, ये मैटर नहीं करता। जो मेरिटोरियस है उसको पारदर्शिता से नौकरी देने की व्यवस्था हमने की। ये पहले संभव नहीं था, सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ काम इस सरकार ने किए हैं जिससे पारदर्शिता आई है, जिससे सरकार और व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास पैदा हुआ है, बढ़ा है। किसान आंदोलन पर आते हैं। चौहान साहब, एक ठीक है, मैं छोटा सा बीच में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। ये सारी जो बातें हैं आप लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे, लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या अभी भी बनी हुई है। जब हम देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं या फिर और तमाम जो बीजेपी जेजेपी के नेता कार्यकर्ता गांव में जाते हैं, वहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है, और उस दौरान जिन लोगों को इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार माना जाता है उनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, उसके बाद फिर वापस ले लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये खत्म होना चाहिए। आप सरकार हैं, सरकार का काम गांव में जाना है, शहर में जाना है, लेकिन वो जब तक तनाव बना रहेगा उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए रास्ता क्या हमारे पास? सरल सी बात है कि समस्या पैदा करने वाले जो लोग हैं उनसे आपको, हमको, आम जन को सवाल पूछने पड़ेंगे। देखिए, बाल मुकुंद शर्मा जी हों या राकेश टिकैत हों, इनको अपनी बात कहने का हक है। वो कहां से मिलता है? भारत के संविधान से मिलता है ना। आप भी अगर आज पत्रकारिता कर रहे हैं तो भारत का संविधान आपको और मुझे हक देता है। वही संविधान सरकार की ये जिम्मेदारी लगाता है कि वो निरंतर लोगों के समस्याओं का समाधान करे, निरंतर विकास की गाड़ी को पटरी पर दौड़ाए चले। तो सरकार अपना काम करे, इससे रोकने का बाल मुकुंद शर्मा, कांग्रेस के भेष बदलकर आंदोलन में शामिल नेताओं, किसी गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, किसी राकेश चिन्हित किया ऐसे लोगों को। चौहान साहब,
ऐसे लोगों को हमने चिन्हित, देखिए मैं छोटा सा वक्त का ख्याल, मुझे वक्त का ख्याल, देखिए चौहान साहब मुझे, मैं आपकी बात को पूरा करवा रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, विपक्ष के कोई भी नेता हैं वो किसान नेता के वेश में कैसे, हमने उनको चिन्हित कर लिया है क्या? हमने उनको पहचान लिया है कि ये लोग हैं? आप लिस्ट बना के जनता के बीच उसको ले आइए, दिक्कत ही नहीं है। हाँ। मैं उदाहरण देता हूँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ते हैं और जमानत भी नहीं बचा पाते, 2-1 हजार उनको वोट मिलती हैं। राजनेता है कि नहीं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी आड़ती हैं, किसान नहीं हैं, वो किसी और पक्ष के वकील हैं। आप योगेंद्र यादव का नाम जानते होंगे, आंदोलन की कोर टीम के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में आपको सब जगह वो दिखाई देते हैं, सलाहकार। लेकिन इनसे हम अब तक बात कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? एक मिनट बात जो कर रहे थे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप बीच में ना कृपा करके ना टोकें। जल्दी से थोड़ा सा। योगेंद्र यादव को सब लोग जानते हैं। योगेंद्र यादव विधिवत एक पार्टी के नेता हैं, उनका एक अपना पॉलिटिकल पार्टी है, भले ही उसको कोई पूछता ना हो, वो कहीं दिखाई ना देती हो। ऐसे ही हन्नान मोला अगर वहां पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, वो किस कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं सबको मालूम है। इस तरह के लोग वहां पर सरेआम किसानी का लबादा ओढ़ करके अपना काम कर रहे हैं, यानी अपनी राजनीति की। लेकिन हम फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, बालमुकुंद जी। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, इसका उत्तर भी ले लीजिए। आपने प्रश्न 2 बार पूछ लिया। ये मुझे टाइम दें, आप ही के पास आ रहा हूँ बालमुकुंद जी। 1 मिनट बस, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवसर दें। योगेंद्र यादव, बालमुकुंद गुप्त, राकेश टिकैत या चढ़ुन्नी, ये राजनीतिक लोग हैं। ये कहकर के हमारे सामने आए कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम इनको उत्तर भी देंगे, इनको राजनीतिक तौर पर काउंटर करेंगे। ये सामने अपने नाम से आएंगे। चलिए छोटा सा कमेंट बालमुकुंद जी। और बात इसलिए करनी होती है शमशेर जी, मैं समझ गया, प्रजातंत्र में कोई हमारा विरोधी है ना। ठीक है, चलिए हमें बातचीत तो हमें गुपकार से भी करनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र है। बालमुकुंद जी है ना, प्रजातंत्र है। चलिए बालमुकुंद जी जल्दी से। मैं फिर आता हूँ उसी बात पे। हमने हमारे शासनकाल में दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो बिछाई। अब देखिए रोहतक आईएमटी, आईएमटी मानेसर, ईपीआईपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चौहान साहब एक बार आपको काम सुनिए, हमने 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये कहना पड़ता है कि 18 इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप किया मैंने 18। आप मेरी बात सुनिए, सामने फूड पार्क, बड़ी में मेगा फूड पार्क। चलिए बालमुकुंद शर्मा जी, ये जो बातें आप बता रहे हैं, अलग अलग पार्क डेवलप किए। नहीं, विकास पे बात होगी, केवल विकास पे बात होगी, केवल काम पे बात मनोहर सरकार की उपलब्धियों की। जल्दी से बालमुकुंद जी, विकास को लेकर आप जो लोग बात कर रहे हैं उस पे हम जब चुनाव देंगे तो मैं 1 घंटा नहीं रुक पाऊंगा। लिस्ट की बात आप पढ़िए ना, जो काम किया वो बताइए ना। ये हमारे अंदर कहीं बता नहीं पाओगे। मसले पे आओ। कांग्रेस के आंदोलन को नहीं लेती, वो किसान। आप इस बात का भी जवाब दीजिए, क्या हमने मेट्रो नहीं चलाई? क्या हमने मेट्रो नहीं चलाई फरीदाबाद? क्या हमने मेट्रो नहीं चलाई बहादुरगढ़ में? क्या हमने 18 औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया? क्या ईपीआईपी कुंडली नहीं बनाया? क्या बड़ी मेगा फूड पार्क नहीं बनाया? क्या बहादुरगढ़ में शू पार्क नहीं बनाया? क्या हमने सामने ठीक है, शुक्रिया बालमुकुंद जी, चौहान साहब दोनों का धन्यवाद। इस चर्चा में मेरे साथ आप लोग जुड़े। आज चर्चा हम कर रहे थे इस मसले को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई, जिसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि सरकार अपने विकास के कामों को जनता के बीच लेकर जाना चाहती है और उसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं, दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। और बड़ी बात यह है कि उसमें जो किसान आंदोलन के चलते सरकार के सामने एक चुनौती आ गई है, उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार एक ही बात कहती है कि इस आंदोलन में जो राजनीतिक लोग हैं वो ज़्यादा हावी हो गए हैं, किसानों की जो बातें हैं वो दरकिनार हो गई हैं, राजनीतिक लाभ हानि इसका प्रमुख एजेंडा हो गया। अब इसको लेकर कांग्रेस से या विपक्ष से बात की जाती तो उनका ये कहना है कि अगर हमें लगेगा किसी पीड़ित की, किसी कमज़ोर की या किसी किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है तो हम सामने आएंगे।
लेकिन अब सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती आ गई है कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, किसान नहीं है, और अगर कुछ किसान भी हैं और विपक्ष के लोग भी शामिल हो गए हैं, तो फिर अक्सर देखा जाता है कि जब गांव में सरकार का नुमाइंदा, प्रतिनिधि, नेता, विधायक, एमपी, एमएलए जाएंगे तो विरोध का जो स्तर है वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ रही है जो विपक्ष खुद कह रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो किसान और विपक्ष अगर मिलते हैं तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जो जन योजनाएं हैं, आम आदमी के लाभ की योजनाएं, उनको आम आदमी तक पहुंचाना, अब उसके लिए कोशिश सरकार कर रही है, दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है, लेकिन क्या इन दिग्गज नेताओं को भी गांव में जाने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी हो, जेजेपी हो या बीजेपी का नेता है, जेजेपी के नेता, उनका बहिष्कार गांव में किया जा रहा है, और अगर वो लोग जाएंगे और इसी तरीके का बहिष्कार देखने को मिलेगा तो फिर टकराव और ज्यादा हावी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और ऐसे में अगर तनाव होता है, टकराव होता है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग गांव में नहीं जा पाएंगे, तो उस स्थिति से निपटना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि योजनाओं को गिनवाया जाए। अच्छी बात है, सरकार जो काम कर रही है वो जनमानस तक पहुंचाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आम आदमी तक पहुंचे। विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होगा तो न तो सरकार बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएगी, ना आम आदमी उसको समझ पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर हरियाणा की शांति के अंदर एक और भंग पड़ेगा। उस शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए सरकार की तैयारी क्या है, ये बड़ा सवाल है। ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या इन लोगों को, इन दिग्गज नेताओं को गांव में जाने दिया जा रहा है, या फिर इनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा बीजेपी जेजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी जेजेपी के मंत्रियों के साथ, बीजेपी जेजेपी के विधायकों के साथ। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।